अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके हम कैसे इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सम टाइम फंक्शन हमारे पास ऐसा होता है, सिंपल इंटीग्रेशन हमें टफ लग रही होती है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ये बच्चों के लिए तो बहुत आसान मेथड है। बाकी हायर लेवल पे आके, मास्टर लेवल पे आके ये बहुत ही इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें जो है वो हमें इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। बाकी ओवरऑल जो मैथमेटिक्स है ना वो इंटीग्रेशन के बगैर नहीं होता। इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, आनी चाहिए। इसके बगैर मैथ नहीं होता। हर फील्ड में इंटीग्रेशन यूज हो रही है, हर फील्ड में। Sometimes it is possible to convert an integral into a standard form or to an easy integral by a suitable change of variable. हम क्या करते हैं ये देखें। जैसे ये फंक्शन है, बज़ाहिर देखने से बच्चों को नहीं पता चलता कि इसकी ए टी प्लस टू बी है। ए टी प्लस बी का स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। इसका ए टी प्लस बी का जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए टी प्लस बी का डेरिवेटिव आप ले तो क्या आएगा। सिंपल ये चीज, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर रूल से। हमने क्या किया, ए टी प्लस बी को पावर, सिंपल मैं सब्स्टिट्यूशन के बगैर बता रही हूँ। इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। ऊपर चले जाके जब ये जाएगा तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। और ए टी प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, ए। ए जो है वो इसके साथ क्या हो गया, मल्टी ऊपर है। ऊपर जाके जब ए टी प्लस बी की पावर -1/2 होगा तो ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो है जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का तो ये अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी, सिंपल ये। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सब्स्टिट्यूशन से यू पुट किया, इसको उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। उसके बाद ये चीज पुट की, उसको ऊपर ले गए, -1/2 पावर बनाई, फिर पावर रूल लगाया, ठीक है। ये चीज है, यही चीज इन्होंने इधर बताई है कि किस तरह हम किसी भी फंक्शन को एक्स के इक्वल पुट करके उसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन आप इसमें से प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। सम यूजफुल फॉर सब्स्टिट्यूशंस बताई गई हैं। कांस्टेंट पहले हो, वेरिएबल बाद में हो, तब हमें क्या पुट करना चाहिए, ए साइन थीटा। प्लस में हो तब तो सिंपल है, टेन थीटा पुट कर दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि प्लस वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, हमें पता है सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वो वाली आइडेंटिटी जो है हमें पता है। 1 + टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। और वेरिएबल पहले हो, कांस्टेंट बाद में हो, तब ए सिकेंड थीटा पुट करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन इन्होंने बताई तो है, लेकिन मोस्टली ये यूज नहीं होती। बस ऊपर वाली तीन जो है वो ज्यादातर यूज होती हैं। इनको करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो फिर मतलब बस एक बार देख लें, बाकी ऐसा ऑप्शन तो कोई नहीं आएगा। ये देखें, ये पॉजिटिव, इसको ये पॉजिटिव ही आएगा सिंपल, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, दोनों इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर लें एक्स की जगह तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, फिर स्क्वायर रूट की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन में स्टार्ट में तो बेसिक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो क्या चीज है। वो दो हमने उसमें पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में वही फॉर्मूला उन्होंने पहले लिखा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये चीज थी। तो अब इसमें क्या किया है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया है इधर। क्या, ये चीज, दो फंक्शंस हैं वो लिखा है डेरिवेटिव। ये मैंने ऐसे याद किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ये चीज जो है, ये वाला फॉर्मूला।
ये बाय पार्ट्स फॉर्मूला तो सबको आता होगा, एज इट इज फॉर्मूला किसी ने नहीं पूछना। जस्ट उन्होंने अगर कोई क्वेश्चन, वैसे इसने बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। उसके बाद जो है ये सारे जो हैं वो आगे इस एक्सरसाइज में से भी करने, ये सारे सब्स्टिट्यूशन से है ना, कोई ऐसा सच रिजल्ट है इसमें। ये जो है फॉर्मूला ये आपने इधर से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स किसके बराबर है, 1/√1/√a² प्लस बी के ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने इधर से नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे इजी इंटीग्रेशन यही है पार्शियल फ्रैक्शन की। क्या करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन हमने चैप्टर पीछे पढ़ा है, चैप्टर 5 में, फर्स्ट ईयर में। उसमें क्या किया था, सिंपल हमने उसको क्या किया था, जितना मर्जी बड़ा फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी फंक्शन हो डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो, उनको डिवाइड करें, प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो। तो हम क्या करते हैं, हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसका फाइंड करके उसके लीनियर फैक्टर बना लेते हैं, नीचे लीनियर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इजीली जो है हम उसकी फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये हमने पढ़ा था, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरह बनाई थी पीछे उस चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन की। अब जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सिंपल जो है इधर से देखें। ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आई है, ठीक है। पावर दोनों की देखें, लीनियर फैक्टर है, -1 है, तो ln वाला फॉर्मूला सिंपल लगा, इसकी क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। इसी तरह एग्जांपल 2 में भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म है, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड की, फिर जो है सिंपल उस पर इंटीग्रल अप्लाई कर लिया। ये क्या लिखा हुआ है बॉक्स में, ये सिंपल पोर्शन था, कुछ भी नहीं है इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन का जो पोर्शन है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल कवर होता है, ठीक है। उसमें जो चीजें कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो भी मेथड, सारे रूल्स डेफिनेट इंटीग्रल के भी हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल या सारे रूल्स जो हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के ही हैं, लेकिन सिर्फ फर्क दोनों में इतना है कि एक तो इसमें कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट क्यों नहीं आता वो आपको बता दिया है, इसमें स्पेसिफिक लिमिट्स गिवन होती हैं, और दूसरा ये कि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। सारा वो ही इनडेफिनेट इंटीग्रल के मेथड लगा के हम डेरिवेटिव इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट लगाने का तरीका आपको पता है कैसे लगाते हैं हम, ये चीज, ये देखें, अपर लिमिट पुट करके फंक्शन में जो इंटीग्रल आएगा उसमें से बाद में माइनस कर दिया लोअर लिमिट पुट करके। ये जो है हैज अ डेफिनेट वैल्यू, इसकी कोई ना कोई डेफिनेट नंबर होगा, रियल नंबर, कोई भी रैशनल या इरेशनल। सो इट इज डेफिनेट इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और लिमिट्स जो हैं इनको अपर एंड लोअर लिमिट बोलते हैं। इफ द लोअर लिमिट इज कांस्टेंट एंड द अपर लिमिट इज अ वेरिएबल, ये फंडामेंटल रूल है कैलकुलस का, ये आपने याद करना है अच्छे से। ये देखें, अपर लिमिट उन्होंने कहा है वो फंक्शन हो, फंक्शन नहीं वेरिएबल हो, सॉरी फंक्शन भी हो सकता है, इधर जस्ट इन्होंने एक्स लिखा है ना, एक्स की जगह एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स स्क्र प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है। देन द इंटीग्रल इज अ फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट, इंटीग्रल जो आएगा फिर फंक्शन आएगा ना, आपको पता, जब हमने इंटीग्रल फाइंड कर लिया फिर एक्स की जगह एक्स ही जब पुट करना है तो वो एक्स का फंक्शन ही रहेगा, ठीक है, वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देगा। जिस तरह ये इन्होंने देखे ए से एक्स और 3t² है dt, तो लिमिट जो है वो देखें आप, एक्स है, अपर लिमिट जो है इसकी वो एक्स है, तो जब ये इंटीग्रल आया इसमें टी की जगह एक्स पुट किया तो ये फंक्शन ही आया, ये स्पेसिफिक नंबर नहीं आया।
एरिया अंडर द कर्व। ये चीजें जो हैं ये समझने वाली हैं जरा। अब इधर से पहले सारा इंटीग्रेशन का बेसिक था और आधा चैप्टर हो गया वो सारा बेसिक ही था। एरिया अंडर द कर्व। एक बात सिंपल लफ्जों में आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से बता दूं, एरिया अंडर द कर्व है किसी भी फंक्शन का। हमारे पास सिंपल फंक्शन गिवन है, हमें कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड करें, ये लिमिट्स हैं। हमारे पास फंक्शन है, मैं आपको बता सपोज कर लें एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। एक्स फंक्शन है, सिंपल एक्स ले लें, एक्स ही फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। लिमिट गिवन है 2 से 5 तक। आपको कहा जाए कि इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें। आपने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स को उठाना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, उसको करना है इंटीग्रेट। उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब सिंपल क्या करना है, उसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है। डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो हमें किसी भी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल जो है, डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो फर्स्ट इंटीग्रल ही होता है, ठीक है ना। फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। सेकंड इंटीग्रल हमें वॉल्यूम देता है। थर्ड इंटीग्रल हमें हाइपर वॉल्यूम देता है। ये बहुत आगे की चीजें, ये हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल आपने अभी यही याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है फर्स्ट इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का हमें एरिया देता है, उसमें लिमिट्स अप्लाई करके। About 300 BC and round, the mathematicians succeeded to find the area of plane region like triangle, rectangle, trapezium and regular polygon. फिक्स जिनकी शेप्स है उनका एरिया तो हम फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं ना, लेकिन बट द एरिया ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रीजन, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड रीजन जिनकी कोई कर्व्स हो, कोई शेप रेगुलर शेप ना हो, आप जिसे कह सकते हैं इरेगुलर शेप्स हो, तो हम उसका एरिया जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम डेफिनेट इंटीग्रल से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो सारे आपको ये भी बता दूं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो सारे हमने रूल्स पढ़े थे ना, आपको याद हो, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल, बोल्स रूल, वेडल्स रूल, ये सारे रूल जो हैं ये एरिया फाइंड करने के लिए हैं। वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकली एरिया फाइंड करते हैं, फॉर्मूले लगा के एरिया फाइंड नहीं करते। शायद इसमें भी नहीं, कैलकुलस की बुक में है, इंटीग्रेशन के चैप्टर में 2 रूल्स गिवन है, सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल। ये भी वही रूल है, ये देखे ना, ये रूल ही लगाया हुआ है, लेकिन बाय नेम नहीं बताया आई थिंक इधर। इसका जो सारा वो है ना, मैंने आपको वो एक बता दिया, सिंपल फर्स्ट इंटीग्रल जो है या डेफिनेट इंटीग्रल जो है किसी भी फंक्शन का वो हमें एरिया देता है। ये देखें, अब इधर से देखें, ये जो है ये देखें, which shows that area A of the region above the x-axis and under the curve, उस कर्व के नीचे जितना एरिया कवर होगा ना वो चीज देगा डेफिनेट इंटीग्रल। ये ग्राफ से आप देख लें, ये ग्राफ है, इन्होंने बोला है ए लिमिट है लोअर, बी लिमिट है अपर, और ये कर्व जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर जो है वो एरिया फाइंड करें। ये सारा जो एरिया है ना इसके अंदर सिर्फ ये वाई एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेके लिमिट अप्लाई करके आ जाएगा, सिंपल ये चीज है। उन्होंने कहा है एरिया पॉजिटिव होता है अगर अबव द एक्स एक्सिस हो, और एरिया नेगेटिव होता है अगर बिलो द एक्स एक्सिस हो। ये चीज उन्होंने बताई है आगे, जहां पे हम अभी थे। द ग्राफ इज इंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी एरिया फाइंड किया गया है। फंडामेंटल थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की अब थ्योरम और प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले क्या है, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। हमारे पास कोई भी ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। जो भी कर्व है एफ ऑफ एक्स उसके अंदर जो एरिया आ रहा है ए से बी के दरमियान, वो एरिया हमें डेफिनेट इंटीग्रल देगा। और एक्स एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस, ये ना हो आप एक्स एक्सिस से भी नीचे चले जाएं या एक्स एक्सिस के पार चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, एफ ऑफ एक्स है उसका इंटीग्रल क्या है, फाई ऑफ एक्स उसका इंटीग्रल है। कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आपको समझ आनी चाहिए कि उसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस जो हैं वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होंगी।
फाइव ऑफ एक्स उसका जो है इंटीग्रल है, और ये सेम क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह लगेगा उसमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दूसरा थ्योरम क्या है ये, एक मिनट, बी, ये सी क्या है, लिमिट्स अगर हम, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, हम क्या करते हैं लोअर लिमिट बी बना देते हैं अपर लिमिट ए बना देते हैं, तो माइनस का डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये इसलिए बताया गया है कि समटाइम्स मैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, अभी मेरे पास उनका तो कोई है तो नहीं है सच प्रूफ, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं लोअर लिमिट किससे लूं और अपर लिमिट किससे लूं, वो थोड़ा डिफिकल्टी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से रख लिया, मेरे पास साइन चेंज आ गया, आंसर मेरा वही। लेट्स सपोज मेरा आंसर अगर 20 आना था एरिया का आंसर, तो मेरा आंसर -20 आ रहा है। मैं अब परेशान कि मैंने माइनस माइनस मेरा कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन दोबारा रीचेक किया, माइनस का पता ना चले, फिर पता चला कि मैंने लोअर लिमिट को अपर रखा, अपर को लोअर रखा, इसीलिए मेरा माइनस का चेंज आया। एरिया जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है हमारे पास, नेगेटिव आ जाए अगर लिमिट्स आपकी ऊपर नीचे हो जाए जिस तरह मेरी हुई थी, तो हम सिंपल क्या करते हैं लास्ट पे जाके हम उसका मोड ले लेते हैं, हम साथ लिख देते हैं एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मोड जो है वो, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा, हम माइनस को खत्म कर देते हैं। दूसरे डी में जो है ए से बी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या है, ए बी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, हम क्या करते हैं इनके दरमियान कोई सी पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो चाहे हम ए से बी डायरेक्ट इंटीग्रल लें या ए से सी पे रुके फिर सी से बी पे जाएं, इंटीग्रल जो है वो सेम रहेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ तक जो है हमारा ठीक है, आज तक 3.6 तक, और बाकी जो है हम कल करेंगे। ठीक है, ओके जी।